प्रिय छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मनोयोग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी लगन से करें और जीवन में सफल हों। अभी मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। इस समास के कुछ भेद आपको इसके अगले वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब इस वीडियो में हम आपको शुरू करने जा रहे हैं समास के दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। आइए हम देखते हैं तत्पुरुष समास के सूत्र। तत्पुरुष समास के सूत्र हैं उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष का क्या अर्थ होता है? आइए हम ध्यान से इसको देखें और पढ़ें। जिस समास में अंतिम पद यानी दूसरे शब्द को कहते हैं, दूसरे पद को कहते हैं, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में प्रथम पद विशेषण होते हैं और द्वितीय पद विशेष्य। इस समास के दो भेद होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से भेद हैं। तो नंबर क में इनके भेद हैं कर्मधारय समास। एक कर्मधारय समास को ही हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अब दूसरा है ख में है द्विगु समास। ये दो भेद तत्पुरुष समास के हैं। अब आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे तत्पुरुष समास पर। ये तत्पुरुष समास कारक के 6 विभक्ति में इनके प्रयोग किए जाते हैं। इनके उदाहरण कारक के 6 विभक्ति में पाए जाते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि समास में 2 पद होते हैं। एक समस्त पद होता है और दूसरा विग्रह पद होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कारक के द्वितीय विभक्ति से इसके उदाहरण को। तो ये द्वितीय विभक्ति में इसके समस्त पद हैं माखन चोर। माखन चोर का विग्रह पद माखन को चुराने वाला। अगला सेंटेंस है गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कारक के द्वितीय विभक्ति के चिन्हों का इसमें प्रयोग किया गया है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, जिसके प्रयोग इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब है अगला तृतीय विभक्ति। अब हम तृतीय विभक्ति के उदाहरण को देखेंगे। विद्याहीन, इसके विग्रह पद है विद्या से हीन। अगला है सेंटेंस तुलसी कृत, यानी तुलसी से कृत। ये तृतीय विभक्ति यानी करण कारक का चिन्ह है। अब हम आगे देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए को होता है। तो आइए हम देखते हैं समस्त पद देशभक्ति, यानी देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। अब है अगला पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक। अब इसमें हम देखते हैं इसके समस्त पद हैं जन्मांध, यानी जन्म से अंधा।
अगला सेंटेंस है पदच्युत, यानी पद से च्युत। अगला सेंटेंस फिर ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त। ये पंचमी विभक्ति के उदाहरण हुए। अब हम चलेंगे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में। तो इसके समस्त पद हैं राजपुत्र, विग्रह पद इसके हुए राजा का पुत्र। अगला सेंटेंस सेना नायक, विग्रह पद सेना का नायक। अगला सेंटेंस घुड़सवार, विग्रह पद घोड़े का सवार। अब है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में हम चलते हैं। प्रेम मग्न, यानी प्रेम में मग्न। गृह प्रवेश, विग्रह पद हुए गृह में प्रवेश। अगला सेंटेंस है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी हैं जो निम्न प्रकार हैं। हम इसको देखेंगे। ए उपभेद पहला है उपपद समास। उपपद समास के उदाहरण हैं पंकज, इसके विग्रह पद हुए पंक में जन्म लेने वाला। पंक का अर्थ होता है कीचड़, पंक में जन्म लेने वाला। अगला सेंटेंस है कृतज्ञ, इसके विग्रह पद हैं किए हुए को मानने वाला। अब अगला सेंटेंस है पादप, यानी पांव से पानी पीने वाला। फिर अगला सेंटेंस है सत्यवादी, यानी सत्य बोलने वाला। देखो बच्चे, पादप, पादप के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पांव से पानी पीने वाला पादप का विग्रह पद होता है। ये पादप पेड़ को कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं। वृक्ष का पैर जड़ होता है जो अपने जड़ से जल को अवशोषित करता है, इसलिए इसको हम पांव से पानी पीने वाला पादप का विग्रह पद करते हैं। ठीक है, अब हम ये तत्पुरुष समास के अगले उपभेद में चलते हैं। न्याय समास। न्याय समास में हमेशा नकारात्मक बोध होता है। तो आइए हम अब देखते हैं न्याय समास के कुछ उदाहरण को। जैसे कि अनंत, इसके विग्रह पद हुए न अंत। अगला सेंटेंस है अधर्म, यानी न धर्म। नकारात्मक बोध हो रहा है। अगला सेंटेंस है अस्थिर, यानी न स्थिर। फिर है अगला सेंटेंस नपुंसक, न पुरुष और न स्त्री। अगला सेंटेंस अयोग्य, यानी न योग्य। फिर अगला सेंटेंस असंभव, यानी न संभव। फिर है अगला सेंटेंस को हम ध्यान देंगे अचल, यानी न चल। ये न्याय समास के उदाहरण हुए। में हमेशा ध्यान में रखेंगे कि न्याय समास में न का प्रयोग होता है जिसमें नकारात्मक बोध हो। अब हम आगे चलेंगे इसके अगले उपभेद में अलूक समास। अब हम अलूक समास के उदाहरण को देखें। तो इसके समस्त पद हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के विग्रह पद हुए
युद्ध में स्थिर। अगला सेंटेंस है खेचर, यानी विग्रह पद इसके हुए खे में चलने वाला। खे का अर्थ आकाश होता है और खे में चलने वाला यानी आकाश में चलने वाला पक्षी को कहते हैं। पक्षी का एक पर्यायवाची नाम उसका खेचर है। अब हम अगले सेंटेंस में चलते हैं। मनसीज, यानी इसके विग्रह पद हुए मनसी में जन्म लेने वाला, यानी मन में जन्म लेने वाला, उसको हम कहते हैं मनसीज। फिर हम अगला सेंटेंस को देखेंगे बनेचर। बनेचर के विग्रह पद होते हैं वन में चलने वाला। ये आपको अलुक समास के उदाहरण हो गए। अब हम अगले उपभेद में देखते हैं, इसको हम मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। मध्यम पद लोपी समास के उदाहरण को हम देखेंगे। इसके मध्यम पद का लोप हो जाता है, तो आइए हम देखते हैं। इसके समस्त पद हैं सिंहासन। इसके विग्रह पद हुए सिंह से चिन्हित आसन। अगला सेंटेंस है पर्णशाला। इसके विग्रह पद हुए पर्ण निर्मित शाला, यानी पत्ते की कुटी, यानी पत्ते के घर को हम पर्णशाला कहते हैं। अगला है स्वर्णहार, यानी स्वर्ण से निर्मित हार। फिर अगला सेंटेंस है मृग नयनी, यानी मृग के समान नयन वाली। फिर अगला सेंटेंस है शाक पार्थिव, यानी साग पसंद करने वाला राजा। फिर हम अगला सेंटेंस देखते हैं देव ब्राह्मण। इसका विग्रह पद है देवता का पुजारी ब्राह्मण। फिर अगला सेंटेंस है गजानन, यानी गज के समान मुख वाला गजानन। इसमें हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इसमें मध्यम पद का लोप हुआ है। अब आप इस शास्त्रीय वाटिका चैनल से इस समास। अब हम अगला तत्पुरुष के भेद पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को ही हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसके परिभाषा है जिस तत्पुरुष समास में के विग्रह पद में दोनों पद एक ही विभक्ति में आती है उसे कर्मधारय या समानाधिकरण समास कहते हैं। हम इसको समझ लिए कि समानाधिकरण यानी समान अधिकरण, दोनों पद में एक ही विभक्ति आती है उसे हम समानाधिकरण समास कहते हैं या कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसके उदाहरण को हम देखेंगे कि इसके समस्त पद हैं नीलोत्पल। नीलोत्पल का विग्रह पद नीला कमल। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों पद में एक ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस है महाजन। इसके विग्रह पद हुए महान पुरुष। महान जन यानी महान पुरुष। अगला सेंटेंस है महाकवि। महाकवि के विग्रह पद हुए महान कवि। अगला सेंटेंस सज्जन। इसके विग्रह पद हुए सत्यजन। फिर अगला सेंटेंस घनश्याम। इसके विग्रह पद हुए घन के समान श्याम। फिर अगला सेंटेंस कुपुरुष। कुपुरुष यानी इसके विग्रह पद बुरा पुरुष। फिर अगला सेंटेंस
अधर पल्लव, इसके विग्रह पद अधर पल्लव के समान, यानी पतले ओठ वाले को हम अधर पल्लव कहते हैं, यानी जिसके अधर पल्लव के समान हो, यानी ओठ पतले हो, उसे ही हम अधर पल्लव कहते हैं। अगला सेंटेंस है महात्मा, इसके विग्रह पद हुए महान आत्मा। फिर अगला सेंटेंस है चंद्रमुख, इसके विग्रह पद हुए चंद्र सा मुख। अब हम ये तत्पुरुष समास के अगले भेद को पढ़ेंगे। ये है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास के द्विगु समास के सूत्र हैं संख्या पूर्वो द्विगु। अब इसको हम विस्तृत करके हम समझ रहे हैं कि संख्या पूर्वो द्विगु यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। यानी ये द्विगु समास में जितने भी इसके उदाहरण आएंगे, इसके पहले पद किसी संख्या के नाम से ही जाने जाते हैं। जैसे हम इसके उदाहरण देखें, समस्त पद त्रिभुवन, इसके विग्रह पद हुए तीन भुवनों का समूह। त्रिभुवन, तीन का प्रयोग हुआ जो संख्यावाची है। अगला सेंटेंस है नवरत्न, इसके विग्रह पद हुए नौ रत्नों का समूह। नौ संख्यावाची है। फिर अगला हम देखेंगे शताब्दी, यानी 100 वर्षों का समूह। 100 को ही हम अब्द भी कहते हैं, तो 100 वर्षों का समूह 100 संख्यावाची है। फिर अगला है सप्ताह, इसके विग्रह पद हैं 7 दिनों का समूह। 7 भी संख्यावाची है। अब फिर हम अगला देखेंगे पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। इसमें 5 भी संख्यावाची है। फिर हम आगे देखेंगे दोपहर, 2 पहरों का समाहार। इसमें 2 भी संख्यावाची है। फिर हम आगे देखेंगे चौराहा, यानी 4 राहों का समाहार। इसमें फिर 4 संख्यावाची शब्द है। इस प्रकार से हमारा तत्पुरुष समास का भेद और उपभेद समाप्त हुए। अब बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, या आपको और कुछ मांगने की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद बच्चों।